हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएपीएस प्रमुख अकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में यूपीएससी सीएससी मेंस में जो इथिक्स का पेपर हुआ है, इथिक्स एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। तो उसको डिस्कस करने वाले हैं कि उस पेपर को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक आइडियल जो आपका आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है इथिक्स में वो क्या होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन हम कोशिश ये करेंगे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी प्रोवाइड किए जाएं। तो ठीक है, इसी अप्रोच के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि एक इथिक्स की जो तैयारी है, इथिक्स की जो प्रिपरेशन है हमारी यूपीएससी की, उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इथिक्स की जो प्रिपरेशन है बिफोर आंसर राइटिंग, वो हमारी ये होनी चाहिए, एटलीस्ट हम तीन चीज़ों पर अपनी कमांड बना के रखें। सबसे पहला है कीवर्ड, दूसरा है आपका एग्जाम्पल, और तीसरा है कोट्स। तो एटलीस्ट इन तीन चीज़ों पर जो हमारी कमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कीवर्ड की, तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं, सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स मेंशन हैं, उन पर हमें शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि एटलीस्ट हमें उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी क्या रीज़न है कि हमें सोसाइटी में या ब्यूरोक्रेसी में कम देखने को मिलता है। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए कि हाउ टू इंक्रीज दैट, हम उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। एटलीस्ट इन तीन चार डायमेंशंस पे हमें शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। हमारे शॉर्ट नोट्स बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शॉर्ट नोट्स एकदम क्रिस्प है। सेकेंड, हमें कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स इकट्ठे कर लेने चाहिए। जब भी हम एग्जाम्पल्स इकट्ठे करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ एग्जाम्पल्स कंटेम्प्रेरी होने चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स एक मिस्टेक क्या करते हैं, वो जो एग्जाम्पल्स रखते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल रख लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स एक प्रकार से आर्टिफिशियल एग्जाम्पल्स बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इथिक्स में हम आर्टिफिशियल एग्जाम्पल यूज़ नहीं कर सकते, बट आर्टिफिशियल एग्जाम्पल्स को यूज़ करने की भी अपनी एक लिमिटेशन है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम आर्टिफिशियल एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे तो वो हमारा जो इंप्रेशन एग्जाम में वो गलत बनाएंगे। नेक्स्ट है कोट। हमें कुछ कोट्स भी इकट्ठे करने चाहिए, बट कोट जब भी हम आपका कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कोट्स हों वो क्वेश्चन या कीवर्ड के सिंक में हो, उसके साथ सिंक में बैठते हो। यानी ऐसे कीवर्ड्स कलेक्ट करने से हमें बचना है जो कीवर्ड्स रैंडम है। तो रैंडम कीवर्ड्स हमें कलेक्ट नहीं करने हैं। अगर रैंडम कीवर्ड्स हम अपने आंसर्स में डालेंगे तो दैट विल नॉट फेच यू गुड मार्क्स। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अवर डिस्कशन इज, इन प्रेजेंट डिजिटल एज, यानी प्रेजेंट जो डिजिटल एज है और सोशल मीडिया की एज है, यानी यहाँ पे दो कीवर्ड है, एक डिजिटल एज और सोशल मीडिया की एज, हैज रिवोल्यूशनाइज्ड अवर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। तो डिजिटल एज और सोशल मीडिया की एज ने हमारा जो इंटरेक्शन प्रोसेस है उसको काफी क्या कर दिया है, रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब इसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारे इथिकल चैलेंजेस और इश्यूज भी हैं। अब हमें ये बताना है कि इन इथिकल चैलेंजेस और इश्यूज में हमारे सामने कौन कौन से इथिकल डायलेमास हैं। अब ये सेम क्वेश्चन जो है हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, बच्चों ने इस पर आंसर राइटिंग भी की हुई है, काफी बच्चों के काफी अच्छे आंसर्स भी थे। तो यानी अगर देखा जाए ये क्वेश्चन इथिकल डायलेमा वाले टॉपिक से हम अपने अगर सिलेबस की बात करें, प्लस इस आंसर को उन्होंने करंट अफेयर से कनेक्ट भी कर दिया है। तो दोनों चीजें इसमें लिंक्ड है। तो अब हमें इस आंसर की अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन में हमें इसका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर देना चाहिए। हम दो प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन क्या होगा कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दें कि कैसे डिजिटल मीडिया की एज में हमारे सामने इस प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मान लो आपको कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, आप करंट अफेयर इतना अपडेटेड नहीं है, तो उस केस में आप इथिकल डायलेमा की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में इथिकल डायलेमा की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सेकंड चीज क्या हो सकती है इसमें, सेकंड काम हम ये कर सकते हैं जो बॉडी में करना है हमें। तो बॉडी जब हम अपनी क्राफ्ट करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले चैलेंजेस बताने हैं। इसकी वजह से चैलेंजेस या जिनको हम इथिकल डायलेमास कह रहे हैं वो हमारे सामने कौन कौन से इथिकल डायलेमास आने वाले हैं वो हमें डिफाइन कर देने। जैसे इथिकल डायलेमास आप देखोगे प्राइवेसी, आप देखोगे साइबर बुलिंग, फिर आप देखेंगे कि बैंक ओटीपी थेफ्ट,
रैंसम अटैक। तो जब भी ये पॉइंटर्स आप बता रहे हैं, पॉइंटर्स सारे लोग लिखेंगे, ये वो पॉइंटर्स हैं जीएस वाले हैं जो लगभग हर एक स्टूडेंट को पता होंगे, बट हमें इन पॉइंटर्स को किससे कनेक्ट कर देना है, अपने इथिक्स के कीवर्ड से कनेक्ट कर देना है। और एग्जाम्पल्स भी हमें ऐसे ही रखने हैं जो इथिक्स के पेपर के हिसाब से। थर्ड चीज में हमें जो करनी है, जो हो सकता है कई स्टूडेंट ना करें, भले ही इसमें चैलेंजेस पूछे गए हैं, बट आपको सॉल्यूशंस भी बताने हैं। और सॉल्यूशंस बताते समय हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, हमारे सॉल्यूशंस जीएस टाइप में होने चाहिए। हमारे सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं कैसे होने चाहिए, इथिक्स वाले होने चाहिए, जिसमें हम इथिक्स की चीज़ें डिस्कस करें, जिसमें हम इथिकल बातों को डिस्कस करें। तो कुल मिला के कहने का मतलब इस प्रकार से हमें इसको आंसर करना है। और फाइनली हमें एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन लिख देना है। और कंक्लूजन हमारा इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका आज का जो समय है, पूरी दुनिया आप देखोगे डिजिटल एज में जी रही है, तो ऐसे टाइम में इंडिया अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग नहीं रख सकती। बट हाँ, हम इस चीज़ का हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपना डेवलपमेंट भी करें और किसी भी प्रकार से इस प्रकार के चैलेंजेस को भी टैकल करें। तो ये काम हम जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट नेचुरल सेंटिमेंट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो क्वेश्चन है, ये हमने अपने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो यूपीएससी ने अपने डिफरेंट डिफरेंट जीएस पेपर्स में पिछले सालों में पूछा हुआ भी है। तो क्वेश्चन में ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट बट ए प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एंड एडहेरेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट्स हाईलाइटिंग द रूल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। यानी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी से लिंक करके पूछ लिया है। अब इस क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं, यानी वो मोरालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट जगह आपका डिफाइन की गई, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं वही हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो एक हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। सेकंड काम हमें करना है अपनी बॉडी बनानी। तो बॉडी में जब भी हम पॉइंट लिखेंगे, यानी बॉडी में आपसे क्या पूछा गया है, सिग्निफिकेंस पूछा गया है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। तो जब भी हम सिग्निफिकेंस लिखेंगे, तो सिग्निफिकेंस लिखते हुए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन को ध्यान में रख के लिखें। जैसे आप देखोगे गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे हेल्प करेगी। इसमें आप सोशल जस्टिस की डायमेंशन डाल सकते हैं, जो कि हमारे डीपीएसपी में भी है, प्रीएम्बल में भी है, और आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में भी है। फिर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की भी बात की गई। तो अकाउंटेबिलिटी के भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो आपका पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स जैसे सीएजी, फिर आप देखेंगे पीएसी, फिर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तमाम लोग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करते हैं और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाते हैं, और इसके द्वारा आप देखोगे कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। फिर आप उसमें इलेक्शन वगैरह का भी जिक्र कर सकते हैं। ये तमाम डायमेंशंस ओपन करके आप इस आंसर को बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। और फाइनली आप इसमें एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन लिख देंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इंपॉर्टेंस कैसे है। अब ध्यान रखना, जब भी कंक्लूजन लिखें हम, तो कंक्लूजन में हमें कोशिश ये करनी है कि हम कंक्लूजन में इस प्रकार से अपना आर्गुमेंट दें जिसमें हम सोशल मोरालिटी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रेफरेंस दें। और इसमें हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हादिया केस की अगर हम बात करें, तो हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहीं ना कहीं आपका सोशल मोरालिटी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल बॉर्न क्लॉथबिट once said, war is a diplomacy by other means. Critically analyze the above statement in the present context of contemporary geopolitical conflict. यानी इसमें पूछा गया है कि जो वॉर है, वॉर क्या है, वॉर एक प्रकार की डिप्लोमेसी है, वो भी अदर मीन्स से। वॉर क्या है, वॉर एक प्रकार की डिप्लोमेसी है, बट डिप्लोमेसी का ही दूसरा मीन्स है।
और इस स्टेटमेंट को हमें आपका प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में एनालाइज करना है। इसका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने ऐसे के पेपर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ था, ऐसे में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेजेंट में आपने देखा कि हमारा पाकिस्तान के साथ क्लैश हुआ, उसके बाद आप देखोगे कि ईरान और इसराइल का क्लैश हुआ, फिर आप देखोगे इसराइल पैलेस्टाइन का वॉर चल ही रहा है और रसिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है। तो ये तमाम वॉर हमें देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल स्टेज पे। तो इन तमाम वॉर्स में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि पहले आपका फ्रंट वॉर होता है, फिर कुछ कंट्रीज बैकयार्ड से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें हमें इन चीज़ों में देखने को मिलेंगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका इंट्रोडक्शन भी इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के हमें बनाना चाहिए। अब इसकी बॉडी में हमें क्या करना है, बॉडी में इस प्रकार के पॉइंट डालने हैं कि कैसे वॉर भी एक प्रकार की डिप्लोमेसी हो जाता है। जैसे आप देखोगे कि कई बार कुछ कंडीशंस में हमें वॉर करना हमारे लिए बेहद कंपलसरी है। तो पहले हमें इसके क्या लिखने हैं, इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, फेवर में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे आपका डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे तो जो आपका एंटी सोशल, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, उसके केस में इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है। और इसमें एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं अपने ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। फिर हमें इसके बियॉन्ड भी लिखना है कि कई केसेस में आप देखोगे इसका एक अपोजिट व्यू भी लिखना है कि वॉर डिप्लोमेसी नहीं है, अदर मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अदर मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी में क्या आ जाएगा, जैसे आप देखोगे इसमें सॉफ्ट पावर आ जाएगी, इसमें दूसरा क्या आ जाएगा, एक तो सॉफ्ट पावर आ जाएगी, दूसरा इसमें जो पॉइंट आ जाएगा हमारा और बेहद इंपॉर्टेंट भी होगा, वो है आपका इकोनॉमिक सैंक्शंस। जरूरी नहीं है कि हम किसी से लड़ाई लड़ें ही, हम उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा सकते हैं। और क्या पॉइंट आ सकता है इसमें, इसके सिवा आपका पॉलिटिकल आइसोलेशन, ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं इस वाले, और फाइनली हम इसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन हमारा यही होना चाहिए कि वॉर की तुलना में जो डिस्कशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन देते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा कंक्लूजन इथिकल हो सकता है कि GS2 में अगर ये क्वेश्चन आता तो हमारा कंक्लूजन अलग होता, बट अगर GS4 में आया हुआ है तो हमारा कंक्लूजन हमेशा इथिकल नोट पे ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि पेपर ही हमारा वैसा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कीपिंग इन माइंड द नेशनल सिक्योरिटी एग्जामिन इथिकल डायलेमास रिलेटेड टू कंट्रोवर्सीज ऑफ आवर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, सॉरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। यानी हमसे इसमें पूछा गया है कि जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है खासकर इकोलॉजिकली सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज, यहाँ पे, तो यहाँ पे जब भी हम डेवलपमेंट का काम करते हैं तो उसमें कौन कौन से डायलेमा आते हैं, और डायलेमा किस किसके बीच में, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है, हमें इसमें दो तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। या तो कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको कोई करंट अफेयर्स की इवेंट याद आ रही है इस प्रकार की, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के केस में, या फिर हम इसमें सिंपल इथिकल डायलेमा की डेफिनेशन देकर के इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी, बॉडी में हमें क्या करना है, बॉडी में सबसे पहले हमें आपका ये जो डायलेमाज हैं ये बताने हैं कि कैसे डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी इकोलॉजी को नुकसान होता है। जब भी आप इकोलॉजिकल लॉसेस को लिख रहे हैं उनको भी आपको बता देना है, फ्लोरा का नुकसान है, फौना का नुकसान है, फिर आप देखोगे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट भी है, इसकी वजह से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर हम यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। फिर आप इसमें लिख सकते हो कि अगर हम ये डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी हमारी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ये डेवलपमेंट नहीं करते हैं बॉर्डर एरियाज में जिससे हमारी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, तो उस पोरस बॉर्डर का यूज़ करते हैं। और पोरस बॉर्डर का यूज़ कौन करता है, पोरस बॉर्डर का यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तमाम पॉइंटर्स हमें इसमें जनरेट करना है।
इस प्रकार से हम उसको मल्टीपल डायमेंशन में ओपन करेंगे। तो एक बार हमने एथिकल डायलेमास बता दिए, बट हमें इसमें वे फॉरवर्ड जरूर बताना है। भले ही इसमें पूछा ना गया हो, बट जब भी प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन है तो एक सिविल सर्वेंट की जो अप्रोच होनी चाहिए, एक भावी अधिकारी की जो अप्रोच होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि वो हमेशा सॉल्यूशन अपने माइंड में रखे। तो चूंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछा गया, बट फिर भी आपको सॉल्यूशन बताने हैं इस प्रकार के एथिकल डायलेमास को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और जब भी सॉल्यूशन बताने तो हमें ये ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट इज नेसेसरी, बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर नेशन ही नहीं रहेगा तो फिर इन्वायरमेंट को हम क्या करेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि नेशनल सिक्योरिटी शुड बी प्रायर कंसर्न, सबसे सुप्रीम कंसर्न होना चाहिए। बट जब भी हम कंक्लूजन दें तो हम एक प्रकार का बैलेंस्ड कंक्लूजन दें, कि हम कोशिश ये करें कि कोई भी आउट और कोई भी आउट निकाला जा सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जा सके जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो और आसानी से हम इसको बना सकें। क्लियर है? इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिवन बिलो आर द 3 कोटेशंस, और कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें कैसे आंसर करने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक अप्रोच समझते हैं कि जो जब भी कोई क्वेश्चन हमसे कोटेशन के बेसिस पे पूछा जाए तो उन क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए फॉर कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो होना चाहिए हम आपका डिफाइन करें, डिफाइन द कोट। जैसे मान लो कोई कोट पूछा गया आपसे, तो एक लिख सकते हैं कि द अबव कोट हैज राइटली सेड दिस, द अबव कोट हैज, है ना, मतलब इस प्रकार का आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं कि द अबव कोट हैज राइटली डिफाइंड दैट, द अबव कोट हैज राइटली एम्फसाइज्ड दैट। इस प्रकार से आप उस कोट को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन में हमें उस कोट को डिफाइन करना है। अगर हमें थिंकर का नाम पता है या थिंकर का नाम दिया गया है तो हमें थिंकर का नाम मेंशन करना है। अब अगर थिंकर का नाम नहीं दिया गया है तो फिर हमें थिंकर का नाम मेंशन नहीं करना। सेकंड काम क्या करना है, तो इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन कर देंगे कोड को, फिर हमें बॉडी में क्या करना है, हमें उसकी बहुत सारी डायमेंशंस लिखने हैं। अब हमें उसको अप्लाई करना है मल्टीपल डायमेंशन में। क्या इस प्रकार की, क्या उस कोड को हम सोशली अप्लाई कर सकते हैं, क्या उस कोड को हम पॉलिटिकल डायमेंशन में अप्लाई कर सकते हैं, क्या उस कोड को हम इकोलॉजिकल डायमेंशन में अप्लाई कर सकते हैं, क्या उस कोड को हम लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली क्या उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल अफेयर्स। इस प्रकार से मल्टीपल डायमेंशन में उस कोड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब हमने जब उसको मल्टीपल डायमेंशन में ब्रेक डाउन कर लिया, यहाँ हम इसके एग्जाम्पल्स भी देंगे और फाइनली हम उसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन जब भी हम लिखेंगे उस कोड का, तो कंक्लूजन लिखते हुए हमें ध्यान रखना है कि कंक्लूजन में हम उस कोड का कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस बताएंगे कि कंटेम्प्रेरी टाइम में उस कोड का रिलेवेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन कोड बेस्ड दिया जाता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम उस कोड को डिफाइन करें। दूसरा काम जो हमारा होगा कि हम उस कोड को मल्टीपल डायमेंशन में डिवाइड करें, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोलॉजिकल डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, और फाइनली हम उस कोड को कंक्लूड कर देंगे। और कंक्लूड जब भी करेंगे तो हम उस कोड का जो रिलेवेंस है, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है, वो बताते हुए उसको कंक्लूड कर देंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है आपका थिरुवल्लुवर का कोट। ये वो कोट है जो आज की डेट में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है, क्योंकि वो कोट की लैंग्वेज इस प्रकार की है। जैसे कोट क्या है, इसमें सबसे पहले पूछा गया है, कोट की लैंग्वेज पढ़ते हैं कि दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल ट्रबल इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो ट्रबल में अनट्रबल्ड है, अगर मान लो किसी के सामने कोई समस्या आती है और उस समस्या में वो व्यक्ति बिल्कुल अनट्रबल्ड है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वही वो ये वही लोग हैं जो जो व्यक्ति ट्रबल में परेशान नहीं हुआ वो ट्रबल को परेशान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो परेशानियों में परेशान ना हो वो परेशानी को परेशान करता है। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपकी सिविल सर्विसेज जो वैल्यू है फोर्टिट्यूड, उस पर पूछा गया। इसमें फोर्टिट्यूड, परजिवरेंस, इसमें पूछा गया। जैसे आपने पढ़े भी होंगे प्लेटो के 4 कार्डिनल वर्च्यूज, उनमें से एक वर्च्यू हमने करेज पढ़ा हुआ है।
तो ये कहीं ना कहीं करेज के ऊपर क्वेश्चन है कि जिन लोगों के अंदर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी करेज बना रहता है वही लोग आपका रियल विनर होते हैं। तो इस कोड को कैसे स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन में हमें आपका लिख देना है कि आपका ट्रूवल्लुवर हैज, ट्रूवल्लुवर ने किताब लिखी थी थ्रू कुरान और उसी से ये कोड लिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रूवल्लुवर हैज राइटली एम्फेसाइज्ड इन हिज बुक थ्रू कुरान दैट आपका दोज हु आर अनट्रबल्ड बाई ट्रबल विल गेट नेवर ट्रबल, क्योंकि भाई उनको भाई ट्रबल भी परेशान हो जाएगी ना, परेशानी भी परेशान हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि इस कोड का मीनिंग क्या है और रेफरेंस क्या देंगे हम, तिरुवल्लुवर का रेफरेंस देंगे, अगर पॉसिबल हो जाए तो तिरुकुराल का भी रेफरेंस हम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बॉडी की बात करें, अब बॉडी में हमें बताना है सोशली कि सोसाइटी में ऐसा कब होता है कि जब कोई समस्या आती है और व्यक्ति अगर उस समस्या के सामने बिना डरे हुए बिना झिझके हुए अगर लड़ता रहता है तो वो ट्रबल भी परेशान होकर चली जाती है, वो समस्या भी अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे इंडिया के केस में आप देखेंगे, इंडिया के केस में आप देखोगे कि पहले समस्या ही हमारे यहाँ क्या, फेमाइन, फेमाइन इंडिया में स्टार्टिंग में जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने बहुत होते थे, फिर हमने अपने ऊपर काम किया, हम उस ट्रबल में परेशान नहीं हुए और आज आप देखोगे कि इंडिया क्या है, वन ऑफ द आपका जो सरप्लस कंट्री, फूड गेन सरप्लस कंट्री है। आप इसमें, ये तो पुराना एग्जाम्पल हो गया, आप इसमें कोविड-19 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सच ए ह्यूज कंट्री इंडिया, उसके सामने जब कोविड की समस्या आई तो कोविड के टाइम पे हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, हमने अपना फोर्टिट्यूड बना के रखा और आज हम कोविड-19 में एक ऐसे देश बन के उभरे जिसके यहाँ सबसे कम कैजुअलिटीज है। इसी प्रकार से आप पॉलिटिकल डायमेंशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया में आप देखोगे कि बहुत ऐसे टाइम आए, चाहे वो आपका 1991 का टाइम हो, चाहे फिर वो आपका 1975 का टाइम हो इमरजेंसी के टाइम का, या फिर आपका जो हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी वो वाला टाइम हो, हम कभी भी आपका हिले नहीं समस्याओं से। और फाइनली आज आप देखोगे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, वन ऑफ द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आपका प्रजातंत्र है और सबसे सफल प्रजातंत्र भी है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको इकोनॉमिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप देखोगे 2008 की क्राइसिस आई, उस समय भी इंडिया अनट्रबल्ड रहा, इसलिए आप देखोगे जो इकोनॉमिक ट्रबल है वो अपने आप इंडिया से चला गया। इन 2008 के बाद आप देखोगे दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनकी ग्रोथ रेट कम हो गई, बट इंडिया की ग्रोथ रेट कम नहीं हुई। इंडिया आज भी आप देखेंगे इकोनॉमिकली काफी ग्रोथ कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको इकोलॉजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, आप साइंटिफिकली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देखोगे कि सबसे पहला जो इसरो ने टेस्ट किया था उसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो सैटेलाइट था, आप देखेंगे कि जो सतीश धवन है उसको साइकिल में रख के ले जा रहे हैं, वो फेल हो गया, बट इंडिया ने हार नहीं मानी, इंडिया अनट्रबल्ड रहा और आज आप देख ही रहे हैं इसरो जो है दुनिया का सबसे सक्सेसफुल, वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेसफुल आपका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस चीज को शो कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम उसको मल्टीपल डायमेंशन में ब्रेक कर देंगे और फाइनली हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन हमें लिखना पड़ेगा कि कैसे मॉडर्न टाइम में ये जो थिरुवल्लुवर का कोट है उसका रिलेवेंस बढ़ जाता है। कई बार स्टूडेंट्स तैयारी करने आते हैं और तैयारी करने के टाइम पे उनको फेलियर मिलता है, पहला अटैम्प्ट दूसरा अटैम्प्ट फेलियर मिली और उस फेलियर से वो डर जाते हैं और कई लोग तो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो हमें लिखना है कि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से डरे ना और उन असफलताओं से सीखे, अपनी फेलियर से सीखे, वही जाकर के फाइनली आपका ट्रबल को भी डरा पाता है, जैसा कि थिरुवल्लुवर ने अपने कोट में क्लियरली कहा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको आंसर करें। नेक्स्ट हम चलेंगे अगला कोट, नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन आपका विलियम जेम्स का एक कोट है, सॉरी। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन में हम इस कोट का मीनिंग बता देंगे, कोट का क्या बता देंगे, मीनिंग बता देंगे कि इस कोट का मतलब क्या है हमारे लिए। फिर हम बॉडी में क्या करने वाले हैं, बॉडी में हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। अब इस कोट का मीनिंग क्या है, इस कोट का जो मीनिंग है वो ये है कि विलियम जेम्स ये कहना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे जो महान लोग हैं, सबसे जो अच्छे लोग हैं, वो वही लोग हो पाए जिन्होंने अपने एटीट्यूड को चेंज किया हुआ है। अगर मान लो कोई ऐसा एटीट्यूड रखता है, यार असफलता मिल गई तो अब मेरे से होगा नहीं, अब मैं कर नहीं पाऊंगा, अब मैं क्या ही करूंगा जिंदगी में,
तो जो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, अगर हम ये नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो जिंदगी में सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसने पॉजिटिव एटीट्यूड या एटीट्यूड चेंज के ऊपर स्पेसिफिकली इंटेसाइज किया। फिर हम क्या करेंगे, बॉडी में जब भी लिखेंगे तो हम सोशल डायमेंशन में देखेंगे। इसमें राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल आ जाएगा। राजा राम मोहन रॉय, अगर राजा राम मोहन रॉय भी यही सोचते कि यार जो सती प्रथा है उसको तो निकाला ही नहीं जा सकता सोसाइटी से, तो क्या वो समस्या कभी खत्म हो पाती? नहीं खत्म हो पाती। सेम पॉलिटिकल फील्ड में आप देखोगे, नेल्सन मंडेला अगर अपार्थीड के बारे में ही सोचते तो क्या साउथ अफ्रीका से अपार्थीड को खत्म किया जाता? नहीं खत्म किया जाता। सिमिलरली हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म की, इसमें भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। अपनी इंडिया का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो उस समय की जो सरकार थी, एलपीजी जब रिफॉर्म आए तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अगर वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते तो क्या इंडिया उस बीओपी क्राइसिस को ओवरकम कर पाती? नहीं कर पाती। सिमिलरली उसमें देख सकते हैं हम इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में। सिमिलरली हम आपका बाकी के जो डायमेंशन है, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो, टेक्नोलॉजी की डायमेंशन, अब टेक्नोलॉजी की डायमेंशन में हम मिसाइल मैन की बात कर सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर अग्नि मिसाइल के बारे में यही सोच लेते फेलियर के बाद कि ये तो नहीं होगा, तो क्या आज हम आपका कहीं ना कहीं जो इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर है वो बन पाते? कभी नहीं बन पाते। तो इस प्रकार से हम इसको मल्टीपल डायमेंशन में ब्रेक करते हैं कि आपका बहुत सारी जिंदगी में जो सफलताएं मिलती हैं वो एटीट्यूड की वजह से। और फाइनली हम इसको कंक्लूड कर देंगे। और कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? तो कंक्लूजन हमारा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड के आसपास होना चाहिए कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड से इंसान अपनी जिंदगी में फेलियर्स को ओवरकम कर सकता है। तो कैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड रख के फेलियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, तो ये हमें अपने कंक्लूजन में लिखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन हमारे लिए है वो है स्वामी विवेकानंद का कोट कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए सोसाइटी इज नॉट इन इट्स लॉस बट इन द मोरालिटी ऑफ पीपल। स्वामी विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते हैं कि किसी भी देश की जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ के लॉज में नहीं, लॉज हम कितने स्ट्रांग बना रहे हैं, वहाँ की जो स्ट्रेंथ है किसी भी देश की वो इस बात में है कि वहाँ के लोग कितने मोरल है, वहाँ के जो सदस्य हैं वो कितने मोरल है। तो यानी इसमें सेम वही काम करना है हमें। जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में हमें इस कोट को डिफाइन कर देना है, फिर हमें बॉडी में बताना है। अब जब हम इस कोट को बताएंगे, इस कोट के हमें आपका एग्जाम्पल बताना है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो आज दुनिया भर में जापान को हम अप्रिशिएट करते हैं कि जापान का जो सिविक कल्चर है वो क्या है, बहुत अच्छा है। बट जापान ने अपना जो सिविक कल्चर है क्या ये लॉज के दम पे बना पाया? बिल्कुल भी नहीं। जापान ने अपना जो सिविक कल्चर बनाया वो किसके दम पे बनाया? उन्होंने बनाया मोरालिटी के दम पे। ठीक इसी प्रकार से हम सोसाइटी में सोशल एग्जाम्पल डाल सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जाम्पल डाल सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे कि अगर हमें अपनी पार्लियामेंट की जो का एफिशिएंसी उसको बढ़ाना है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई लॉ नहीं लाना पड़ेगा। उसके लिए अगेन हमें ऐसे लोगों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा जिनका जो मोरल एपरेटस है वो बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली हम आपका अदर डायमेंशन, चाहे वो आपका इकोलॉजिकल डायमेंशन हो, अगर आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है तो क्या हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ बना के कर सकते हैं? नहीं। हम कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो बिहेवियर है उसको मोरल बना के, उसको ऐसा बना करके कि जो इन्वायरमेंट के प्रति आपका अपने अपना जिम्मेदाराना व्यवहार शुरू करें, तब हम आपका कुछ अच्छी चीज़ें हासिल कर सकते हैं इन्वायरमेंट। तो इस प्रकार से हम इसको मल्टीपल डायमेंशंस में लिख देंगे। और फिर फाइनली इसको आप सोशल मीडिया यूजेस में भी हम डाल सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया यूजेस की बात करें तो सोशल मीडिया में हो रही जो आपका नेगेटिव प्रॉब्लम्स है, सोशल मीडिया का जो आपका साइबर बुलिंग है या फिर आपका प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न है, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इनको हम लॉ बना के सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम लोगों के अंदर मोरालिटी ला पाएँ कि वो आपका डिजिटल मीडिया पे लोगों का सम्मान करना स्टार्ट कर दें, लोगों की प्राइवेसी के कंसर्न जो है उनको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपका आसानी से आती हैं। फिर हम फाइनली इसमें क्या लिख देंगे? कंक्लूजन लिख देंगे। और कंक्लूजन में हम विवेकानंद का ये जो कोट है इसकी रिलेवेंस बता देंगे कि मॉडर्न टाइम में
इस कोड का रिलेवेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल री इंजीनियरिंग बाई सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स ए सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एन एथिकल फ्रेमवर्क, जस्टिफाई स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। इसमें उन्होंने क्लियरली आपका कह दिया। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका रीजन दो टॉपिक के आसपास घूम रहा है। एक है आपका रीजन और दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। एक रीजन है, क्रिटिकल थिंकिंग है। आप ध्यान रहे रीजन और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी इस क्वेश्चन में रीजन पूछा गया है और क्रिटिकल थिंकिंग पूछी गई है। तो रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग वो भी किसके पर्सपेक्टिव में, इथिकल फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव। यानी हमें रीजन का बात करना है, भाई रीजन कहाँ पे हमें यूज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करनी है। बट ये रीजन और जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये दोनों ही किसके पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, इथिकल फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव। क्लियर। अब इसमें इंट्रोडक्शन हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में हम ये कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट वो भी आपका कैसे रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो स्कीम्स के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी हो सकता है। ठीक। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताना है, कैसे कि जो स्कीम्स का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है उसमें रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का महत्व बढ़ जाता है, वो भी इथिकल पर्सपेक्टिव से। फिर हमें बॉडी लिखनी है। अब बॉडी में हमें आपका इनको डायमेंशन में ब्रेक करना है कि कैसे आपका स्कीम्स जो है, स्कीम्स के फॉर्मुलेशन में, वेलफेयर स्कीम्स के फॉर्मुलेशन में अगर क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग है, वो भी इथिकल रीजनिंग है, इथिकल क्रिटिकल थिंकिंग है, तो आपका स्कीम का फॉर्मुलेशन अच्छा हो सकता है। फिर इसी प्रकार से हमें बताना है कि कैसे स्कीम का जो इंप्लीमेंटेशन है वो अच्छा हो सकता है सेम अप्रोच के साथ, और कैसे अगर हमें इसमें कोई सजेशन ऐड करना है गवर्नेंस रिलेटेड वो अच्छा हो सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सजेशन रहेगा, हमारा जो आंसर राइटिंग की अप्रोच रहेगी इसमें, हम उसमें जीएस के पॉइंट भले ही लेकर के आए एग्जाम्पल्स के लिए, बट हम कहीं ना कहीं इथिकल फ्रेमवर्क को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये इथिक्स का क्वेश्चन और उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि हमें इथिकल फ्रेमवर्क पे ध्यान देना है। तो ध्यान रहे, चाहे स्कीम का फॉर्मुलेशन हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे फिर वो आपका सजेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन की इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, वो सब हमें इसमें डालना है। इसमें आप वो जो एग्जाम्पल है झारखंड वाला वो भी हम डाल सकते हैं। आज से कुछ साल पहले झारखंड में एक महिला थी और वो रेशन लेने जाती है, सिविल सर्वेंट उनसे ये कहता है कि आप राशन कार्ड लेकर के आओ, उनके पास राशन कार्ड होता नहीं है, जिसके कारण आपका उनको राशन मिलता नहीं है, जिसके कारण आप देखेंगे कि उनकी जो बेटी है उसकी भूख से मौत हो जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हो जाता है। तो वो एक बड़ा ही टिपिकल एग्जाम्पल है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर रहा है, रीजनिंग यूज कर रहा है, बट वो जो रीजनिंग है, जो रेशनैलिटी है, वो क्या नहीं है, उस रेशनैलिटी में आप देखेंगे कि इथिकलिटी नहीं, और बिना इथिकलिटी की जो रेशनैलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगी। फिर हमें इसमें क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन में हमें इस चीज का इंपॉर्टेंस लिखना है। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंस वो भी आज के डिजिटल मीडिया के एज में, तो डिजिटल मीडिया की एज में हमें इस चीज का गवर्नेंस में इंपॉर्टेंस लिखना है। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स ऑफ महावीर, एक्सप्लेन देयर रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये एथिक्स के पूरे पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, इंट्रोडक्शन में महावीर स्वामी या जैनिज्म के बारे में बता देना था। अब ये क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल इसलिए भी था क्योंकि यूपीएससी हर साल कहना कि माइनॉरिटी रिलीजन के बारे में पूछते हैं। बुद्धिज्म वो पूछ चुके हैं, सिखिज्म वो पूछ चुके हैं, तो अब ये यही बच रहा था जैनिज्म, इसके बारे में वो पूछेंगे। बॉडी में क्या करना है हमें, बॉडी में हमें जो आपका महावीर स्वामी है उनकी बहुत सारी टीचिंग्स को डिस्कस करना है। जैसे आप देखोगे अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, फिर इसमें आप देखेंगे स्यादवाद। याद रखना अनेकांतवाद और जो स्यादवाद है ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, या आप ये कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग है उसको भी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे इनका जो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल है,
वो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंट मीन्स की तरफ ध्यान देता है। तो इस प्रकार से आप देखो कि जैनिज्म की और भी बहुत सारी टीचिंग्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, और वो भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। जब भी आप हमें जैनिज्म की कोई भी फिलोसफी यूज करते हैं, जैसे नॉन वायलेंस की जो फिलोसफी है, ये कहीं ना कहीं जो इतने वॉर हो रहे हैं, चाहे वो इसराइल पैलेस्टाइन का हो, सीरिया उसका सॉरी रसिया या फिर आपका यूक्रेन का हो, इन तमाम वॉर्स को टैकल करने में नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल टीम हमारी हेल्प कर सकता है। फिर आप देखोगे आपका जो पंच महाव्रतास है, पंच महाव्रतास का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल जो हम जी रहे हैं वो किस एज में जी रहे हैं, कंज्यूमरिज्म वाली एज में जी रहे हैं। इस एज में पंच महाव्रतास का अगर हम पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लाइफ जीने में हमें मदद मिलेगी। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं, इससे हमें जो नेचुरल लिविंग है, जो हमारे मोदी जी का मोटो है कि आपका हमें नेचर के हिसाब से जीना है, तो उसको भी फुलफिल करने में क्या मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार से मल्टीपल डायमेंशन लिख सकते हैं महावीर स्वामी की, और फाइनली हम इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, फाइनली हम इसको कंक्लूड कर देंगे, और कंक्लूजन हमारा नॉन वायलेंस की इंपॉर्टेंस पर होगा, और वो भी कंटेम्प्रेरी टाइम में। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि वन हु इज डिवोटेड टू वंस ड्यूटी अटेन्स हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ। एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट एज ए सिविल सर्वेंट। अब अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम दो जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से? सबसे पहले डियोंटोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम इसको गीता का जो निष्काम कर्मा फिलोसफी उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप ब्रेक करके देख सकते हैं इसको कि वन हु इज डिवोटेड टू वंस ड्यूटी अटेन्स हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट एज ए सिविल सर्वेंट। तो अब हमें इसमें क्या करना है, जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो जो ये स्टेटमेंट है इसका मॉडर्न टाइम में या मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में इसकी नीड क्यों है, समझ। हम इसमें बताएंगे कि जो आज का टाइम है, जो आज की एज है, ये कैसी एज है, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म वाली एज है, जिसमें हर एक व्यक्ति की जो नीड है, हर एक व्यक्ति की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। और ऐसे केस में अगर सिविल सर्वेंट अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देंगे तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो गुड गवर्नेंस से हमें इसे कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना है गुड गवर्नेंस। उसके बाद बॉडी में हमें क्या लिखना है, अगर हम बात करें बॉडी की, बॉडी में हमें लिखना है कि कैसे अगर हम डियोंटोलॉजी, अगर एक सिविल सर्वेंट डियोंटोलॉजी को फॉलो करेगा यानी ड्यूटी को प्राथमिकता देगा, तो इससे जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। सेकेंड, इससे सेम बात गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने में आसानी होगी। इससे पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे हमें आपका जो बेटर सर्विस डिलीवरी है वो इंश्योर करने में मदद मिलेगी। इससे आप देखोगे जो एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की वो बढ़ेगी। बट हमें इस क्वेश्चन में कुछ चैलेंजेस भी लिखने हैं, डियोंटोलॉजी के कुछ चैलेंजेस भी। अगर कोई व्यक्ति विदाउट ह्यूमन टच के सिर्फ और सिर्फ डियोंटोलॉजी को फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसमें ह्यूमन टच नहीं होगा या मान लो इरेशनल तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज को फॉलो किए जा रहे हैं, तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन के जो गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, हमें इसके चैलेंजेस में लिखना है कि कई बार आपका जो डियोंटोलॉजी है, तो डियोंटोलॉजी को आपका विदाउट रेशनैलिटी या बिना सोचे समझे या बिना ह्यूमन टच के अगर हम करेंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मशीनों जैसा हो जाएगा। तो एक प्रकार से आप देखोगे एपैथी देखने को मिलेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम जनता की बात नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्फिडेंस है लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में वो भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसका एक चैलेंजिंग व्यू भी देखना। और फिर फाइनली कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन में हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का पोर्शन ऐड करना। इसका जो कंक्लूजन है वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला होना चाहिए कि कैसे एक जो सिविल सर्वेंट है, अगर एक सिविल सर्वेंट इमोशनली इंटेलिजेंट है
तो फिर वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कर पाएगा। क्योंकि जो सिविल सर्वेंट इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, वो ड्यूटी के साथ साथ इस बात को भी समझेगा कि किस टाइम पर उसकी कौन सी ड्यूटी है। और जब एक सिविल सर्वेंट इस बात को समझेगा कि किस टाइम पर उसकी कौन सी ड्यूटी है, तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बनाए रखने में आपका सफल हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन हमारा ये वाला। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू अचीव होलिस्टिक डेवलपमेंट गोल ए सिविल सर्वेंट एक्ट एज ए इनेबलर एक्ट एंड एक्टिव फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ रादर देन रेगुलेटर। तो यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट को एक इनेबलर, सॉरी, यहाँ पे सिविल सर्वेंट को एक इनेबलर और यहाँ पे सिविल सर्वेंट को एक इनेबलर और एक्टिव फैसिलिटेटर के तौर पे दिखाया गया। सेम बात है, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख देंगे, हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम एक प्रकार से सिविल सर्विसेज की या सिविल सर्वेंट के रूल के बारे में बता देंगे। ठीक है, रूल ऑफ सिविल सर्वेंट के बारे में बता देंगे। बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी में हमें पॉइंटर्स लिखने हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पॉइंटर्स रहने वाले हैं वो सारे के सारे पॉइंटर्स ये बताएंगे कि कैसे सिविल सर्वेंट आपका जो एक डेवलपमेंट का माहौल है, जो एक डेवलपमेंट के लिए एटमॉस्फेयर की जरूरत है, उसको इनेबल करने में हेल्प करता है। फिर हम ये बताएंगे कैसे उस चीज को फैसिलिटेट भी करता है। जब भी आप ये पॉइंटर सोचेंगे तो हमें ध्यान रखना है पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना है कि कैसे पॉलिसी मेकिंग के द्वारा और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जो सिविल सर्वेंट है वो इनेबलर और फैसिलिटेटर दोनों का काम करते हैं। फिर आपको ये भी बताना है कि सिविल सर्वेंट को रेगुलेटर क्यों नहीं होना चाहिए, वाई दे शुड नॉट, बहुत ही ब्रीफ में। और फिर फाइनली आप कंक्लूड कर दो, और कंक्लूजन में आपको इनेबलर और फैसिलिटेटर का जो इंपॉर्टेंस है, अगर कोई सिविल सर्वेंट इनेबलर और फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमें बताना है। ध्यान रहे जब भी ये पॉइंटर्स आप लिखेंगे इनमें आपको एग्जांपल्स तो ऐड ही करने, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल, फिक्शनल एग्जांपल देने से हमें बचना है व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो है, इट इज सेड दैट फॉर एन इथिकल वर्क कल्चर there must be code of ethics in place in every organization to ensure value based and compliance based work culture. What suitable measures would you adopt in your workplace? देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमें दो कीवर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक तो इथिकल वर्क कल्चर पे, दूसरा कोड ऑफ एथिक्स। तो ये इसमें पूछा गया कि कैसे जो कोड ऑफ एथिक्स है वो कहीं ना कहीं इथिकल वर्क कल्चर को इंश्योर करने में मदद करता है। फिर आपसे पूछा गया है कि आप वैल्यू बेस्ड कॉम्प्लाइंस बेस्ड वर्क कल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स लेने वाले हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन देंगे, बड़ा ही ब्रीफ, एक एक लाइन की डेफिनेशन, वर्क कल्चर की डेफिनेशन भी देंगे और साथ में कोड ऑफ एथिक्स की भी डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन में देंगे। उसके बाद बॉडी की बारी है। बॉडी में हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि कैसे एक अच्छा कोड ऑफ एथिक्स, कैसे हम कोड ऑफ एथिक्स बना करके अपने वर्क स्पेस में एक प्रकार से वैल्यू बेस्ड जो कॉम्प्लाइंस है उसको बढ़ावा दे सकते। साथ में आपको ये बताना है कि कैसे वैल्यू बेस्ड जो कल्चर है और दूसरा कॉम्प्लाइंस बेस्ड कल्चर, उसको बढ़ावा दे सकते। अब ध्यान रहे जब भी आप ये बताएंगे तो अब आपको ये बताना है कुछ पॉइंटर्स आपके होने चाहिए जो आपका वैल्यूज पे बेस्ड होंगे, जैसे आप ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, है ना। तो इन तमाम वैल्यूज को आपका बढ़ाने वाले हैं वर्क प्लेस पे। इट इज बेटर अगर आप यहाँ पे वर्क प्लेस पे जो वैल्यूज बढ़ाने वाले हैं वो नोलान वैल्यूज लिखते हो। नोलान वैल्यूज आप सभी को पता है, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, IS फॉलो, I फॉर इंटेग्रिटी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, S फॉर सेल्फलेसनेस, H फॉर ऑनेस्टी,
O4 ओपननेस, L4 लीडरशिप और O4 ऑब्जेक्टिविटी। ये जो वैल्यूज हैं इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड वर्क कल्चर प्रमोट कर। फिर कॉम्प्लाइंस। अब आप ये देखोगे इनमें से बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लाइंस को क्या करेंगी, प्रमोट करेंगे। जैसे अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के द्वारा क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लाइंस प्रमोट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, तो ये भी हमें इसमें बताना है। और फाइनली हमें एक अच्छे कंक्लूजन के साथ इसको कंक्लूड कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो है इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड एज इट हैज रिसेंटली सिक्योर्ड द स्टेटस ऑफ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हाल ही में इंडिया को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा मिला हुआ है। However, it has been observed that in some sectors, allocated funds remain either underutilized or misutilized। या तो underutilized है या फिर misutilized है। What specific measures would you recommend for ensuring accountability in this regard to stop leakages and gaining the status of third largest economy of the world in near future? अब ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड वाले टॉपिक से। अब इसमें क्या करना है, इस इंट्रोडक्शन में हमें कॉन्टेक्स्ट ही देना पड़ेगा। अगर हम कॉन्टेक्स्ट वाला इंट्रोडक्शन अगर इसमें लिखते हैं तो वो सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन है। फिर हमें क्या करना है, बॉडी में, बॉडी में जो हमें पॉइंट्स लिखने हैं जिससे इंडिया को हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाले हैं। बट ध्यान रहे हमारे जो पॉइंट्स होने चाहिए वो किस चीज़ पर होने चाहिए, जिसमें हम ये बताएंगे कि कैसे मिस यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन को कम किया जा सकता है। ध्यान रखें मिस यूटिलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे मिडिल मैन जो है, मिडिल मैन हो गया, बोगस बेनिफिशियरीज हो गए, ये जो है ये कहीं ना कहीं मिस यूटिलाइजेशन की तरफ हम ले जाते हैं। अंडर यूटिलाइजेशन क्यों होता है, अंडर यूटिलाइजेशन तब होता है जब आपका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पा रही है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा धीमी है, या फिर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कई केसेस में देखा जाता है कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इन तमाम केसेस में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो फंड्स हैं उनका या तो मिस यूटिलाइजेशन है या फिर उनका अंडर यूटिलाइजेशन। फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे, और जब कंक्लूड करेंगे तब हम बताएंगे कि ये कैसे हमें इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और यहीं पे हम एक जिक्र कर दें और भी अच्छा होगा कि कैसे ये हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ, जिस दिन हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट पूरा कर लेंगे उसी दिन हम आपका थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। तो उसको अचीव करने में कैसे हमें ये हेल्प करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारे लिए वो है, अब हमारी केस स्टडीज स्टार्ट हो गई। अब केस स्टडीज में हमें क्या करना है, जैसे मैंने एक चीज़ अक्सर स्टूडेंट्स का नोट की है कि स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है कि वो कोई भी केस स्टडी उनको स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन भी देते हैं, और फिर अगर पूछा नहीं गया तब भी स्टेक होल्डर्स लिखे जा रहे हैं। ध्यान रहे कि अगर पूछा गया है तब लिखना है स्टेक होल्डर तो ठीक है, बट अगर हमसे पूछा ही नहीं गया है स्टेक होल्डर और हम जबरदस्ती स्टेक होल्डर लिख रहे हैं तो वो इरेलेवेंट स्पेस कवरिंग हुआ, इसलिए जबरदस्ती वहां पर हमें स्टेक होल्डर्स नहीं लिखना है। केस स्टडीज के केस में करना क्या है कि जो पूछा गया है वही हमें लिखना है, बट उससे पहले हमें केस स्टडीज में इंट्रोडक्शन जरूर ऐड करना है। ध्यान रहे कि केस स्टडीज में इंट्रोडक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हम कोई भी केस पढ़ रहे हैं, हमें केस पढ़ने के बाद लिखना है कि द एबव केस, आपका इस केस में आपका ये बताया गया है ना, एक समराइज। तो ध्यान रहे इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, केस की समरी लिखेंगे। उसके बाद बॉडी में हमें 1 बाय 1 आपका क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे अगर हम इसमें बात करें, इसमें हमसे पूछा गया है कि आपका ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। अब अगर इस केस की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा केस है। इसमें जैसे पूछा गया कि विजय वॉज डिप्टी कमिश्नर ऑफ रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिली नॉर्दर्न स्टेट ऑफ कंट्री फॉर द लास्ट 2 ईयर। हिली स्टेट का आपका डीसी है। इन द मंथ ऑफ अगस्त हैवी रेन लेस्ट द कंप्लीट स्टेट फॉलोड बाई क्लाउड बर्स्ट in the upper reaches of the said district. The damage was very heavy in the complete state, especially in the affected district. फिर पूछा गया कि people houses have been destroyed and they were forced to stay in open. More than 200 people have been killed. About 5,000 were badly injured. And
The civil administration under Vijay got activated and started conducting rescue and relief operations. Temporary shelter camps, hospitals were established to provide shelter and medical facilities to the homeless and injured people. Helicopter services were pressed in for evacuating sick and old people from remote areas. Vijay got a message from his hometown in Kerala that his mother was seriously sick. After 2 days, Vijay received the unfortunate message that his mother has expired. Vijay has no close relative except the elder sister who was in USA. यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, खासकर नेचुरल डिजास्टर की प्रॉब्लम है, और एक दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी मदर की डेथ हो जाती है और उस केस में आपको लास्ट राइड करना है, बट आपके जो इमीडिएट रिलेटिव आपकी सिस्टर जो है वो यूएसए में रह रही हैं तो वो आ नहीं सकती हैं, तो उस केस में आपको ही जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक डायलेमेटिक जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी गई हैं। इसमें अपन को पहले समरी लिख देनी है, फिर हमें ऑप्शंस बताने। विजय के पास ऑप्शन क्या है? विजय के पास ऑप्शन आप देखोगे, एक ऑप्शन ये है कि वो स्टे करे वहाँ पे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी को दे दे और वहाँ चला जाए। तो इस प्रकार से हमें मल्टीपल ऑप्शन विजय की देखने। फिर अगला क्वेश्चन आप देखोगे, उसमें पूछा गया है कि डायलेमा क्या है। डायलेमा वही है, ड्यूटी वर्सेस आपका पर्सनल ऑब्लिगेशन। ड्यूटी है और पर्सनल ऑब्लिगेशन भी है कि पेरेंट्स का लास्ट राइड करना है। फिर आप देखोगे अगला क्वेश्चन है कि क्रिटिकली इवेल्युएट एंड एग्जामिन ईच ऑफ दीज ऑप्शंस एंड आइडेंटिफाई विजन। यानी जो ये हमने यहाँ पे ऑप्शंस देखे थे, अब इन ऑप्शंस को हमें आपका एनालाइज करना है, उनके प्रॉस और कॉन्स पूछे गए तो प्रॉस एंड कॉन्स बताने हैं, और फाइनली हमें आपका एक बेस्ट ऑप्शन बताना है कि बेस्ट ऑप्शन इनमें से क्या होगा, और बेस्ट ऑप्शन क्यों होगा ये भी हमें बताना है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इस केस स्टडी में पहले हमें एक एग्जाम्पल दे देना है, फिर हमें ये बता देना है कि विजय के पास कौन कौन से ऑप्शन है। जब विजय अपने ऑप्शंस बता रहा होगा तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया कि विजय एथिकल डायलेमास कौन कौन से, इन ऑप्शंस के बाद विजय के सामने किस किस प्रकार के एथिकल डायलेमास आएंगे। फिर उसके बाद विजय को ये भी बताना है कि आपका ये जो ऑप्शंस हैं जो विजय के पास अवेलेबल है, तो हर एक ऑप्शन का प्लस और माइनस क्या है। अगर विजय यहाँ पे स्टे करता है तो ऑप्शन क्या है, ड्यूटी आपका वो कर पाएगा, बट दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उसका जो पर्सनल ऑब्लिगेशन है अपनी माँ की लास्ट राइट में जाना, वो नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को भेज दे, अपने बच्चे को भेज दे लास्ट राइड के लिए। तो ये तमाम जो ऑप्शंस हैं विजय के पास, उन सबको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है, और फिर फाइनली हमें एक ऐसे ऑप्शन की तरफ जाना है जो आपके हिसाब से विजय के लिए बेस्ट होगा। और जब हम लास्ट ऑप्शन लिख रहे होंगे कि जो विजय के लिए बेस्ट है, हमें उसके रीजंस भी बताने हैं कि ऑप्शन विजय के लिए क्यों बेस्ट है। तो कुल मिला के हमें इस प्रकार से इस केस स्टडी को आंसर करना है। केस स्टडी अगर हम बात करें रिलेटिवली टफ नहीं है, इजी केस स्टडीज है। अगला है कि in line with the directive principle of state policy enshrined into the constitution, the government has constitutional obligation to ensure basic needs, roti, kapla और मकान for the under previous section pursuing the mandate and district administration proposed clearing a portion of forest land to develop housing for the homeless and ecologically weaker sections of the society। फिर आप देखोगे इसमें बताया गया इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, डेंसली पॉपुलेटेड है, मेडिसिनल प्लांट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, और लाइवलीहुड आपका ट्राइबल्स को उन पर डिपेंडेंट है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करना चाह रही है, कुछ आपका डेवलपमेंट का काम करना चाह रही है, ठीक है। इसको लेकर के एक स्टूडियम से पूछी गई। अब इसमें पूछा गया कि कैन डिफॉरेस्टेशन बी इथिकली जस्टिफाइड इन द परस्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स लाइक हाउसिंग ऑफ द होमलेस। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं होगा। इसको अपन को कैसे आंसर करना है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो जस्टिफाइड है, बट अगर इससे इन्वायरमेंट को कोई भी मेजर लॉस ना हो। अब अगर लॉस ऐसा है जिसमें ऐसी स्पेसीज को काटना पड़ रहा है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो उस केस में हमें ये करना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट को नुकसान ना ही पहुंचाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा। क्लियर? ऐसे केस में हमें आपका तो ध्यान रहे, हमें बताना है कि कुछ केस में जस्टिफाइड है, बट अगर उसमें जैसे यहाँ इस केस में बताया गया है कि कुछ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हब्स की चीज़ें हैं, बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, उस केस में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कहीं और होमलेस लोगों को हाउस प्रोवाइड कर दें, बस उस जगह ना प्रोवाइड करें। फिर आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब इसमें देखोगे आप सोशियो इकोनॉमिक, दूसरा इन्होंने पूछा है एडमिनिस्ट्रेटिव, तीसरा इन्होंने पूछा इथिकल। तो इन्होंने तीनों चैलेंजेस इसमें पूछ लिए। तो सोशियो इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक में जो चैलेंज होगा वो होगा, उसमें सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज क्या हो जाएगा, होमलेसनेस। होमलेस लोग हैं ये। अगर हम बात करें
एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होगा, बैलेंस करना इन्वायरमेंट के साथ। एथिकल में क्या होगा, अगर हम उनको हाउस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो भी वो अनएथिकल है। तो इस प्रकार से आप देखोगे मल्टीपल चैलेंजेस इसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सब्सटेंशियल अल्टरनेटिव्स और पॉलिसी इंटरवेंशंस कैन बी प्रपोज टू इंश्योर दैट बोथ एनवायरमेंट इंटीग्रिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी कैन। तो इसमें कहने का मतलब है इन्वायरमेंट भी बचा रहे और ह्यूमन की इंटीग्रिटी भी क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। अगेन वही चीज, सेम चीज कि हम आपका अगर कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और इनको जो हाउस है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेपरेट जगह अरेंजमेंट करवा के दे दें। इस प्रकार का हमें सॉल्यूशन फेस करना है। अब इसमें हम बहुत सारे एक्ट्स का उदाहरण दे सकते हैं, इसमें हम पीसा भी ऐड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम 6 शेड्यूल का जिक्र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आंसर की जो आपका डेप्थ है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट केस स्टडी जो हमारे सामने है वो है सुभाष, आपका पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है। तो इसमें हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इथिकल इश्यूज पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहले पूछा गया हमसे कि कौन कौन से इथिकल इश्यूज हैं। इथिकल इश्यूज पूछे गए हैं। दूसरा इसमें पूछा गया है कि ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। और तीसरा हमसे पूछा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वे क्या होगा। तो ये लगभग वही प्रोजेक्टेड मतलब लाइट पे, जैसे आप देखोगे इसमें एक मिनिस्टर है जो सुभाष को क्या कर रहा है, सुभाष को मजबूर कर रहा है, यानी कोर्सन कर रहा है कि उनको एक अप्रोप्रिएट स्टेप लेना है। तो इसमें हम ये देखेंगे एथिकल इशू ये है कि एक सिविल सर्वेंट को मजबूर किया जा रहा है एक आपका पॉलिटिकल फंक्शनरी के द्वारा, आप एक अनएथिकल काम करें। फिर आप देखोगे कि अगर वो नहीं करते तो उनको वार्निंग, वार्निंग क्या ही हम कहें, धमकी सीधा मिलेगी कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो ये तमाम प्रकार की एथिकल इश्यूज हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर वो डेवलपमेंट को बचाता है, डेवलपमेंट अगर वो एफिशिएंसी को देखता है तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देखोगे मल्टीपल एथिकल इश्यूज देखने को मिलेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि वो मिनिस्टर की बात मान ले। अगर मिनिस्टर की बात मान लेगा तो फायदा क्या होगा, मिनिस्टर की बात मानने का फायदा ये कि उसको इस प्रकार की जो धमकियां वो नहीं मिलेंगी। दूसरा, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देखते हैं तो क्या हो सकता है, आपका मिनिस्टर नाराज हो जाए, उनकी पनिशमेंट पोस्टिंग वगैरह हो जाए। तो इस प्रकार से हमें उसके ऑप्शन देख लेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या, ध्यान रहे सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए वही होगा जो इथिकल हो, जो लीगल हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। अब उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, बट ध्यान रहे हम जब भी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन बताएंगे तो वही बताएंगे जो सबसे इथिकल हो और सबसे अप्रोप्रिएट। क्लियर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी पे, क्योंकि ये जो केस स्टडी है लगभग लगभग सारी की सारी केस स्टडी में वही सेम चीजें पूछी गई, सेम टू सेम। इसलिए अगेन एंड अगेन सेम चीज़ों को डिस्कस करना मैं उतना उचित नहीं समझता, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि अगेन इसमें पूछा गया है कि ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। इसमें पूछा गया है कि इथिकल इश्यूज क्या हैं, और साथ में ये भी पूछा गया है कि सबसे अप्रोप्रिएट जो वे आउट है वो क्या होगा। अब अगर हम बात करें इस केस की, तो इस केस में सिंपली हमें इंट्रोडक्शन में बता देना है कि ये केस है किस चीज़ के बारे में। सेकंड, अगर हम बात करें ऑप्शंस अवेलेबल की, तो जैसे इसमें कहा गया कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राजेश इज रेगुलरली इंटरेक्टिंग विद इमीडिएट बॉस हु इज रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर हिज एसीआर। वन डे ही कॉल्स राजेश एंड वांट्स हिम टू बाई related stationery on priority basis from a particular vendor. राजेश इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिस टू इनिशिएट एक्शन फॉर प्रोक्योरिंग दीज आइटम्स। यानी आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्टेशनरी से खरीदने की बात कही गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो स्टेशनरी है उससे चीज़ें खरीदने में दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है क्वालिटी, क्वालिटी का इशू। जैसे आगे हम पढ़ ही लेते हैं इसको। पर्टिकुलर वेंडर राजेश इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिस टू इनिशिएट एक्शन फॉर प्रोक्योरिंग दीज आइटम्स ड्यूरिंग द डे द डीलिंग assistant brings an estimate of rupees 35 lakhs covering all stationery items from the same vendor. It noticed that as per delegated financial powers as provided in GFR as applicable in that organization, expenditure for office items exceeding rupees 30 lakhs requires sanction of the next higher authority, boss in the present case. Rajesh knows that immediate superior would expect all these purchases
and should be done in his level and may not appreciate such lack of initiative on his part. During his discussion with the office, he learns that common practice of splitting the expenditure is followed to avoid obtaining sanction from higher authority. This practice is against the rule and may come to adverse notice of audit. यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये ऑडिट को लेकर के है। यानी मान लो राजेश एक व्यक्ति है जिसने आपका सीनियर से बात की, सीनियर ने कहा कि आप इस प्रकार की स्टेशनरी खरीद लो, राजेश को अधिकार है 30 लाख तक का, बट स्टेशनरी 35 लाख की आ गई है। उस केस में आपका राजेश को मालूम है कि चूंकि सीनियर ने कहा हुआ है तो लेना तो है ही, तो राजेश ये सोचता है कि अगर वो ले लेगा, अगर वो सीनियर से कहेगा तो सीनियर यही कहेंगे कि तुम इतनी छोटी सी बातों के लिए हमारे पास आ रहे हो, तो इसलिए वो अपने ऑफिस के बाकी के कलीग से बात कर, कलीग से बताते हैं कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि इसको आपका स्प्लिट कर दो, 35 लाख को 18-17 लाख में स्प्लिट कर दो, जिससे आपका उसमें हमें सीनियर से परमिशन लेनी ही नहीं पड़ेगी। बट ये जो प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं ऑडिट प्रिंसिपल के खिलाफ है, ऑडिट प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो आप इसमें देखोगे कि राजेश के पास दो ऑप्शन है, यानी राजेश क्या कर सकता है, या तो अपने सीनियर को रिपोर्ट कर सकता है क्योंकि राजेश को अधिकार नहीं 35 लाख की वही सेल है जो आपका परचेज हुई है, तो सीनियर से अपने परमिशन ले सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, उसको स्प्लिट कर सकता है। स्प्लिट करेगा लॉ के अगेंस्ट है, सीनियर से परमिशन लेगा, हो सकता है वो उसको स्कोल्ड करने की छोटी सी बात के लिए आप मेरे पास आ रहे हैं। बट इथिकल इश्यूज में क्या है, अगर वो परमिशन नहीं लेता तो कहीं ना कहीं ऑडिट की प्रैक्टिस के ये खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर लेने जाता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये भी आरोप लगेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चला नहीं पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आप देखो कि मल्टीपल आपका इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। बेस्ट वे क्या होगा राजेश के लिए, बेस्ट वे राजेश के लिए यही होगा क्योंकि राजेश उस पावर को होल्ड नहीं करते, इसलिए राजेश को चाहिए कि वो आपका भले ही सीनियर से डांट पड़े बट कम से कम आपका सीनियर से परमिशन लेनी चाहिए क्योंकि ही डज नॉट होल्ड अथॉरिटी। अगर आज वो उसको स्प्लिट कर भी देगा, कल को ऑडिट में जाके वो चीज़ पकड़ी जाएगी, तो इट इज़ बेटर कि आपका हम अपने सीनियर से परमिशन लें। तो कहीं ना कहीं हमने लगभग 4 केस स्टडी पढ़ ली है। अब एक अप्रोच हमें समझ में आ गई कि कैसे हमें केस स्टडीज़ को अप्रोच करना चाहिए। ये केस स्टडी आपका बहुत काफ़ी इजी केस स्टडी है, इसमें सीधा सीधा पूछा गया है, इसलिए इसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे कि मनी नॉट disbursed to actual job seekers, muster rules of the laborers not properly maintained। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं अगर हम बात करें इस केस में तो लगभग इस प्रकार से आप देखोगे इस केस में इस प्रकार से तमाम फैक्ट दिए गए, बहुत इजी फैक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज योर रिएक्शन, ठीक है, टू द एबव सिचुएशन। जैसे आप देखोगे सिचुएशन ये है, इसमें मस्टर रोल नहीं किया गया है, जॉब कार्ड नहीं दिए गए हैं। अब ये मनरेगा पे जो केस स्टडी है इसको आने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि आपका 20 ईयर्स कंप्लीट हुए मनरेगा को, और मनरेगा की इनएफिशिएंसी की जो खबरें हैं वो अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। तो उसमें ये समस्याएं, इन समस्याओं को देखते हुए एज ए ऑफिसर आपका रिएक्शन क्या होगा। अब आप इन समस्याओं को रिमूव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स सजेस्ट करोगे। तो जीएस में हम ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों को पढ़ चुके, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी है। फिर आप देखोगे कि अब सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे, तो अगर आप अधिकारी हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, तो आप इस समस्या से कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली केस स्टडी, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं बिकॉज मनरेगा हमने पढ़ा भी है, 20 साल हो गए, और दूसरा मनरेगा एक प्रकार का जीएस का टॉपिक भी है, इट इज़ वेरी इजी टू आंसर टू दिस केस स्टडी। नेक्स्ट हमारी लास्ट केस स्टडी है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अशोका टू कोप विद द सिचुएशन। ये हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, छोटी सी केस स्टडी है कि अशोका इज ए डिविजनल कमिश्नर ऑफ वन ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ध्यान रहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ये क्या है, डीसी। ए फ्यू ईयर बैक मिलिट्री has taken over the neighboring country after overthrowing the elected civil government. Civil war situation is prevailing in the country, especially in the last 2 years. However, internal situation further deteriorated due to rebel groups taking over control of certain populated area near on border। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हमारी बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हाल ही में आपने देखी है बांग्लादेश, उससे पहले हमने देखा हुआ है हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लगा हुआ बॉर्डर है वो है आपका बर्मा के साथ। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इन दो जगह आप ये देखोगे, चाहे वो आपका म्यांमार हो, बर्मा को म्यांमार भी बोलते हैं, तो आजकल तो म्यांमार ही बोलते हैं इसको। तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में आपने देखा कूप हुआ, ठीक है, मिलिट्री कूप, चाहे फिर आप देखेंगे म्यांमार में भी कुछ साल पहले मिलिट्री कूप हुआ था।
तो इन तमाम सिचुएशन में आप देखोगे कि जो वहाँ के शरणार्थी हैं, वहाँ के जो आपका लोग हैं, वो भाग-भाग कर इंडिया में आते हैं। जब ये लोग भाग-भाग के इंडिया में आएँगे तो इंडिया के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी क्रिएट होंगे, उसी से केस में। तो अब उस केस में आप ये देखोगे कि बहुत सारे लोग आपका इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर आल्सो अबाउट 250 पीपल मेनली टू वुमेन एंड चिल्ड्रन ट्राइंग टू क्रॉस ओवर द अवर साइड, है ना? इसमें आप देखोगे 10 सोल्जर्स आपका जो हैं विद देयर वेपन्स एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म पार्ट ऑफ देयर ग्रुप हू वांट्स टू क्रॉस ओवर, वो भी आपका क्रॉस करना चाहते हैं, मिलिट्री वाले भी। तो आप ये देखो किस प्रकार के तमाम ऑप्शंस हैं। तो इसमें इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि आप उनको अलाउ करो आना, दूसरा आप उनको अलाउ न करो आना। अलाउ करोगे तो उसके अलग चैलेंजेस है, इंडिया के रिसोर्सेज पे बर्डन होगा, इंडिया में बहुत सारी चीज़ों पे बर्डन होगा। नहीं अलाउ करोगे तो हो सकता है कि उनका आपका सप्रेशन वैसे ही होता रहे। अब इसमें एथिकल और लीगल डायलेमास क्या है? एथिकल भाई ह्यूमैनिटी ये कहती है कि अगर कोई परेशान है तो उसको आने देना चाहिए, बट लीगल डायलेमा ये कहता है कि आपका एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके द्वारा उन्हें आना चाहिए। फिर आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो क्योंकि आप क्या हैं वहाँ पे? आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप हर एक केस में कोशिश यही करेंगे कि लीगल कोर्स फॉलो करें। और ध्यान रहे, जब इंटरनेशनल मैटर है तब तो आपको लीगल कोर्स फॉलो करना ही करना है। फिर प्रिकॉशनरी मेजर क्या होगा? प्रिकॉशनरी मेजर में आप यही कर सकते हैं, सिक्योरिटी थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। हो सकता है बांग्लादेश या जो भी आपका नेबरिंग स्टेट है, चाहे वो म्यांमार हो, उनसे बात कर सकते हैं कि अपने लोगों को सप्रेस ना करें, या फिर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे, इन सारे लोगों को आपका एक टेम्पररी शेल्टर बना करके उसमें रख सकते हैं और आपका सरकार को आपका विचार करने देते हैं। अगर सरकार चाहेगी तो उनको अलाउ करेगी, सरकार नहीं चाहेगी तो उनको अलाउ नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हम कुछ सॉल्यूशंस वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लगभग सारे केस स्टडी और सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया और हमने एक अप्रोच भी देखी कि कैसे हम एथिक्स के आंसर्स को सॉल्व करना चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ऑन दिस नोट हम अपने आज के डिस्कशन को, एथिक्स के डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।